नमस्कार, SKU डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विवेक प्रताप सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संवैधानिक विकास। तो LLB और BA LLB के फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो इनका थर्ड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें से आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं पर। संविधान को पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि उसके ऐतिहासिक महत्व एवं ऐतिहासिक विकास को समझें। अब जब किसी देश का संविधान बनाया जाता है तो किसी भी देश का संविधान एक दिन की परिकल्पना नहीं होता। प्रत्येक संविधान का कुछ ऐतिहासिक महत्व होता है, उसकी एक जर्नी होती है। तो ऐसे ही भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है वो भारत में कब से स्टार्ट हुआ, ऐतिहासिक विकास का जो प्रस्थान बिंदु है वो भारत में कब से स्टार्ट हुआ, कब से प्रारंभ हुआ। तो इस चीज पे चर्चा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत में अंग्रेजों का आगमन काल था उस कालखंड में। तो इसके लिए हमें सन 1600 से लेके 1947 तक के जो एक्ट हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संचालन के लिए, भारतीय समाज के संचालन के लिए, प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विभिन्न एक्ट बनाए गए, उनमें ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे भारतीय समाज में एक रिफॉर्म, एक सुधार आया। ऐसे क्या क्या कार्य थे और ऐसी क्या संस्थाएं थीं, क्या सामाजिक संस्थाएं थीं, क्या प्रशासनिक संस्थाएं थीं जिनको हम आज वैसा ही अपने आज के संविधान में पाते हैं। तो आइए देखते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे आज चर्चा करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सिंस 1858 टू 1947, यानी 1858 से 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इस दौरान कौन कौन से एक्ट ब्रिटेन द्वारा भारत में लाए गए, क्या क्या सुधार किए गए, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस पार्ट से पहले, क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास सन 1600 से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अंग्रेजों का आगमन भारत में होता है, तो थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी कर लें, क्योंकि उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। भारतीय संवैधानिक इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से कालखंड हैं। भारत के अंग्रेजों के आगमन के साथ, यानी 1600 से 1765 तक, (1765 से 1858 तक), 1858 से 1919 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे आगे इसमें। और 1947 यानी 1947 से 1950 तक। तो ये 5 कालखंडों में भारतीय संविधान के इतिहास को डिवाइड किया गया है। चूंकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है 1765 टू 1858। इस दौरान जितने भी एक्ट, जितने भी विधेयक ब्रिटेन द्वारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में पारित किए गए, उनमें भारतीय समाज के लिए, भारतीयों के लिए क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई, हम उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि सन 1600 से अभी तक, यानी 1858 तक क्या हुआ। भारत की बढ़ती प्रगति के टाइम पर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक संस्था का उदय होता है और ब्रिटेन की साम्राज्य की क्राउन की परमिशन से पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी निकलती है और सबसे पहले उनका आगमन होता है भारत में। भारत आगमन के साथ ही भारत का जो आधुनिक संविधान है, इसके विकास की परंपरा का प्रस्थान बिंदु आरंभ हो जाता है। चूंकि ब्रिटेन द्वारा भारत में एक कंपनी
व्यापार करने के उद्देश्य से भेजी गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हस्तक्षेप है वो भारतीय समाज एवं वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में भी होने लगता है। और इसके साथ इसका परिणाम ये होता है कि आगामी वर्षों में संपूर्ण भारत के लगभग भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार बना लेती है। ब्रिटेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाती है, जिनका उद्देश्य कंपनी पर निगरानी रखना, उनके द्वारा जनरेट रेवेन्यू का आकलन करना, इन सभी के लिए किया जाता है। लेकिन कंपनी की बढ़ती शक्तियों के साथ साथ ब्रिटेन की पकड़ कंपनी पर ढीली होती जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत में एक बुरे शासन की नींव पड़ जाती है और कंपनी द्वारा बढ़ते अत्याचारों के परिणाम स्वरूप, उनके शासन की विफलता के परिणाम स्वरूप सन 1857 में एक जन आंदोलन, जिसे हम एक राष्ट्रीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं, का उदय होता है। 1857 की क्रांति का जो परिणाम होता है, जिससे ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से हिल जाती है और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि कहीं भारत उनके हाथों से निकल ना जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय चूंकि 1858 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टर्न हुआ करते हैं, तो उनके द्वारा संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और उसकी बुरी नीतियों से प्रताड़ित भारतीय समाज के रूप में एक बिल पेश किया जाता है ब्रिटेन की संसद में, लेकिन कुछ कारणवश वह विधेयक विफल हो जाता है। लेकिन आगामी संसद सरकार के द्वारा ब्रिटेन में एक बिल पास होता है जिसका नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत से पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट क्राउन के हाथों में भारत की सत्ता स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक बहुत भारी, एक बहुत बड़े युग का अंत होता है और एक नए युग का सूत्रपात होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है 1858 से हम देखेंगे आगे कि इसके बाद और भी एक्ट आए, उन एक्टों के माध्यम से भारतीय असंतोष को शांत करने का क्या प्रयास किया गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस एक्ट के द्वारा देखिए होता क्या था, उस टाइम पे भारतीय व्यवस्था को संचालित करता था ब्रिटेन। अब चूंकि सत्ता का स्थानांतरण डायरेक्ट ब्रिटेन में हो गया था, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ होती थी, जिन्हें हम क्राउन कहते हैं। तो क्राउन के हाथों में भारत की सत्ता थी और भारत के संदर्भ में जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन, जो भी नीतियां बनाई जाती थी, वो ब्रिटेन तय करता था। तो ब्रिटेन के द्वारा क्या नीतियां भारतीय समुदाय के लिए, भारतीय व्यवस्था के लिए बनाई गई, वो 1800 एक्ट में उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके प्रमुख बिंदुओं पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, पहला, द रूल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड एंड द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत में क्राउन का एकाधिकार हो गया। तो अब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त कर दी गई थी और क्राउन यानी महारानी एलिजाबेथ के हाथों में भारत की सत्ता जा चुकी थी। और इस एक्ट के माध्यम से दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक नया पद सृजित किया गया, ब्रिटेन में एक नई पोस्ट बनाई गई जिसे हम भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। चूंकि भारत में
ब्रिटेन के प्रतिनिधि के तौर पे सबसे पहले गवर्नर जनरल होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, फिर उनको बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दी गई तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉइस रॉय, हम आगे चर्चा करेंगे, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया। लेकिन इसी वॉइस रॉय के साथ तालमेल बैठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रिटेन में एक भारत सचिव नाम के एक नए पद की घोषणा की गई और उसको बनाया गया। और इसके साथ में 15 मेंबर्स इंडियन काउंसिल वाज फॉर्म टू असिस्ट इट। इसके साथ काम करने के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया जो भारत सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी के साथ काम करती थी। और क्या हुआ, भारत सचिव का पद चूंकि ब्रिटेन में क्रिएट किया गया था अतः उसका कार्यालय भी वहीं पे था और जो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी थी वो भी उनके सहयोग के लिए वहीं पे कार्य करती थी। तो उन पर होने वाला टोटल व्यय जो खर्च था, उस ऑफिस के ऊपर जो खर्च होता था, ब्रिटेन उसको भारत से ही वसूलता था। उसको नाम दिया गया था होम चार्जेस, उसको नाम दिया गया था होम चार्जेस। होम चार्जेस के नाम से भारत से वह पूरा टैक्स वसूला जाता था। और जैसा कि हमने आपको बताया, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश्ड एंड नाउ केम टू बी कॉल्ड वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वॉइस रॉय नाम का पद सृजित कर दिया गया। मतलब पहले जो जिसे हम गवर्नर जनरल कहते थे, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के साथ ही उस पद को भी समाप्त कर दिया गया और वॉइस रॉय नाम का एक पद बनाया गया। इस तरह उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग इस तरह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वॉइस रॉय कहलाए। इसके बाद और भी 1858 के एक्ट में और भी कुछ काम हुए थे, लेकिन हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ही यहाँ चर्चा करना है। कुछ समय बाद भारतीयों की मांग पर, उनकी सिफारिश पर ब्रिटेन द्वारा एक नया बिल पेश किया गया और उसको पारित करके भारत में लागू किया गया, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत शासन अधिनियम 1861 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए वो देखते हैं। पहला था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में आज हम जिस विधानसभा या विधान परिषद की व्यवस्था को संविधान में पाते हैं, इसका प्रारंभ इस एक्ट यानी 1861 के माध्यम से ब्रिटेन द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उस समय कर दिया गया था। मतलब विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट था वो 1861 के एक्ट के माध्यम से भारत में लाया जा चुका था। और क्या काम हुए, द वॉइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट 6 to 12 मेंबर्स इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इससे पहले हमने देखा था वॉइसरॉय नाम का पद बनाया जाता है और वो ब्रिटेन की तरफ से भारत में काम करता है। अब इस एक्ट के माध्यम से उस वॉइसरॉय को थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाया गया, उसको कुछ पावर दिए गए और 6 से 12 मेंबर्स को उसे अपॉइंट करने का अधिकार भी वहाँ पे दे दिया गया कि वॉइसरॉय के साथ उसकी कार्यकारिणी में 6 से 12 तक के लोग, इनमें से कुछ इंडियन भी हो सकते हैं या जिनको वो चाहे अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ ही The Viceroy was empowered to bring to ordinance in certain special circumstances। कुछ विशेष परिस्थितियों में वॉइसरॉय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह एक ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश ला सकता है। देखिए, पहले भारतीय व्यवस्था पर, भारत की किसी भी समस्या पर अगर कोई भी रूल बनाना है, कोई भी नियम बनाना है, विधि बनानी है, ऑर्डिनेंस लाना है, तो सबसे पहले वॉइसरॉय उसकी सिफारिश भारत सचिव यानी जनरल सेक्रेटरी को करता था और जनरल सेक्रेटरी क्राउन को रिपोर्ट करते थे। उसके बाद उस समस्या का समाधान निकाला जाता था या कोई रूल बनाया जाता था। तो इन सब में बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता था। तो इन एक्ट के माध्यम से विभिन्न सुधार भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किए गए। चूंकि हमारा आज का जो विषय है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हमें कनेक्ट करना है इन सब चीज़ों से। वो कैसे करेंगे हम, तो उसका कहने का मतलब ये है कि इन एक्ट के माध्यम से जो जो सुधार किए गए, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो संस्थाएं बनाई गई, जो कॉन्सेप्ट नए नए आए, उनमें से बहुत सारी चीज़ हम आज के संविधान में जैसा कि तैसा ही पाते हैं। तो देखते हैं इसके आगे कौन कौन से एक्ट आए। इसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीयों की सिफारिश पर, भारतीयों की मांग पर कुछ और सुधार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पारित किया और इसको इंडिया में लागू किया। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए थे। इसमें
सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हुआ इलेक्शन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। जो इलेक्शन सिस्टम था, जो निर्वाचन प्रणाली थी, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में, यानी इलेक्शन सिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में 1892 में आया। आज जो चुनाव प्रणाली भारत में विद्यमान है, आज जो इलेक्शन सिस्टम इंडिया में है, उसका पहला प्रस्थान बिंदु क्या है? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। दूसरा काम क्या हुआ? इंडियन मेंबर्स गॉट द राइट टू डिबेट एंड क्वेश्चन द एनुअल बजट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले क्या होता था? भारतीयों को बजट पे बोलने में, असेंबली में बोलने के लिए कोई भी आधार या कोई भी मौका नहीं दिया जाता, उनके पास कोई राइट नहीं थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को भी कुछ अधिकार दिए जाने लगे। क्या अधिकार दिए गए? भारतीय मेंबर्स को, जो काउंसिल में भारतीय मेंबर्स इलेक्ट होते थे, चुने जाते थे, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो वार्षिक बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर सकें, क्वेश्चन कर सकें। अभी तक उनको उस बिल या किसी भी नियम को बनाने में मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन कम से कम बजट में वो क्वेश्चन कर सकें और डिबेट कर सकें, ये उनको अधिकार दिया गया। तो विधानसभा या विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार किसी विषय पर डिबेट करने और क्वेश्चन करने का जो राइट मिला, वो किस एक्ट के माध्यम से मिला? वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से हमें मिला। इसके आगे और भी एक्ट आए, जिनमें से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से ये चर्चित रिफॉर्म्स, इसके द्वारा भारतीय व्यवस्था पर बहुत सारे सुधार किए गए। अब एक्चुअली हमें कभी कभी हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, ये मॉर्ले मिंटो एक्चुअली है क्या, कौन सा टर्म्स है? तो ये जो मिस्टर मॉर्ले हैं, ये ब्रिटेन में उस समय भारत सचिव, जो आपने एक्ट पढ़ा हुआ था उसमें भारत सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो मार्ले ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पर उस समय काम कर रहे थे और मिंटो उस समय भारत में एज ए वॉइस रॉय अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो मार्ले और मिंटो, इन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में कुछ सुधारों को लेकर अपनी एक रिपोर्ट ब्रिटेन में पेश की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट बनाया गया था जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं। और इसी एक्ट में इसलिए ही इनका नाम ये ऐड कर दिया गया मॉर्ले एवं मिंटो का, कि इनके ही विचारों और इनके ही सिफारिश पर इस एक्ट को भारत में लागू किया गया था। तो इस एक्ट में क्या क्या हुआ? द साइज एंड द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज इंक्रीज्ड। जो विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था, उसको और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। उसका साइज मतलब उसका गठन और विस्तार पूर्वक किया जाने लगा। कहने का मतलब उसमें जो सीटों की संख्या थी उनमें भी वृद्धि कर दी गई और लेजिस्लेटिव को क्या किया गया? और अधिक पावरफुल बना दिया गया। इंडियन मेंबर्स गॉट द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द पब्लिक सब्जेक्ट। इससे पहले क्या होता था? भारतीय मेंबर्स को, भारतीय सदस्यों को किसी भी लोक विषय पर, पब्लिक सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछने का पावर नहीं था। विधान परिषद में डिबेट के दौरान वो, इससे पहले आपने देखा था केवल बजट पर क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अन्य विषयों पर भारतीयों को प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं थी। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के बाद ये पावर इंडियन मेंबर्स को दी गई कि वो किसी भी लोक सब्जेक्ट पर, पब्लिक सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछ सकें। मुस्लिम्स रिजर्व सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने सुधार के जो वायदे किए, भारत में सुधार के लिए जो भी रिफॉर्म्स लाए, जो भी व्यवस्थाएं की, लेकिन बीच बीच में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि भारतीय समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न रहे, लोग एकजुट ना हो पाए। इसके लिए सांप्रदायिकता का बीज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट से ही हम मान सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का बीज 1909 के एक्ट के माध्यम से भारत में उत्पन्न हो गया। मुस्लिमों को सीटों में आरक्षण देने की व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से की गई। इसके बाद आता है आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। जैसा आपने इससे पहले वाले अधिनियम में देखा था, सेम वैसा ही यहाँ पे था। जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो भारत में एज ए वॉइस रॉय अपनी सेवाएं दे रहे थे और लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में इंडियन सेक्रेटरी के पद पर अपना कार्य कर रहे थे। तो इन दोनों के द्वारा भारतीय व्यवस्था पर जो सुधार की सिफारिश ब्रिटेन में संसद में पेश की गई, उसके अनुसार ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919
भारत में पेश किया गया। इस रिफॉर्म्स एक्ट के माध्यम से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? बाई कैमरल अरेंजमेंट एट द सेंट्रल, द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल अरेंजमेंट यानी द्विसदनीय व्यवस्था। सब जैसा कि आज हम अपने संविधान में पाते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, या लोकसभा और राज्यसभा के नाम से हम जानते हैं। इस तरह का पहला कॉन्सेप्ट इस एक्ट के माध्यम से भारत में 1919 में लाया गया था। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अपर हाउसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था, जो बाई कैमरल अरेंजमेंट था, वहां पर एक अपर हाउस यानी उच्च सदन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्र में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। अब यहाँ पे उनमें सदस्यों की संख्या समय समय पर कम और ज़्यादा होती रही। और इसके बाद क्या हुआ? डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविजंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में कुछ ना कुछ सुधार दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जाती रहीं जिससे भारतीय सत्ता का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथों में सदैव बना रहे। इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने ये जो सुविधा, ये जो कॉन्सेप्ट भारत में दिया, उसके साथ साथ डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविजंस यानी प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में दोहरी सत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन का एक कॉन्सेप्ट भी बना दिया। इसके तहत हुआ क्या था वो हम देखेंगे। इस द्वैध शासन का तात्पर्य है इस सब्जेक्ट में, इस विषय पर, कि प्रांतों में दोहरी शासन जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे रेवेन्यू यानी राजस्व, आपका बजट, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर थे, उन पर नियम बनाने, उन पर लॉ बनाने का अधिकार केवल वॉइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद को होता था। इसके अलावा जो ट्रांसफरेबल यानी जो स्थानांतरित विषय नाम की एक सूची बनाई गई, उनमें ऐसे कुछ नॉर्मल विषयों को रखा गया, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और भी कुछ विषय जिन पर उस समय ध्यान देना बहुत आवश्यक नहीं माना जाता था। ऐसे विषयों पर भारतीय सदस्यों को नियम बनाने की छूट दी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो बता दिया गया कि आपको हम कुछ पावर देते हैं कि आप अपने लिए इन विषयों पर बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, नियम बनाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन भारत के जो मुख्य विषय थे, राजस्व हो गया, आपका बजट हो गया और सुरक्षा हो गई, इन सभी विषयों पर नियम बनाने का जो पावर था वो ब्रिटेन द्वारा वॉइसरॉय यानी अपने प्रतिनिधि के हाथों में ही सुरक्षित रखा गया। तो द्वैध शासन को लेकर बहुत सारे सवाल भारतीयों के मन में उत्पन्न होते रहे। इसके साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इससे पहले हमने देखा था भारत में चुनाव प्रणाली का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस चुनाव प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उद्भव यहाँ पर हुआ। अब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता कैसे है? एग्जाम्पल के तौर पे हम और आप विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में जो अपना मत कर देते हैं, वोटिंग करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम प्रोसेस के तहत होता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर देखें कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो वहाँ हम अपना डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यूज़ नहीं होता, वहाँ हम अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे द्वारा जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए लोग ही उस इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का एक हिस्सा होती है। इसके साथ ही रिजर्वेशन ऑफ सिख ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, वहाँ पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, मोहम्मडन्स को रिजर्वेशन दिया गया था सीटों में इलेक्शन के लिए, और यहाँ पर उन्होंने सिख समुदाय को भारतीय संप्रदाय से पृथक करके, भारतीयों से पृथक करने की कोशिश की और उनको सीटों में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। इसके साथ ही भारत में जो सांप्रदायिकता थी वो अपने चरम बिंदु पर पहुँचने लगी। इसके बाद आता है आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम था भारत के लिए, क्योंकि इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और उनमें से काफ़ी सारे प्रावधान आज के भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम इन पर चर्चा करेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूनियन, भारत को एक यूनियन, भारत को एक संघ के रूप में इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन ने सबसे पहले मान्यता दी। इससे पहले ब्रिटेन के द्वारा भारत को कभी भी एक देश, एक यूनियन के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन भारतीयों की सिफारिश और जन आक्रोश के परिणाम स्वरूप इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अप्लाई होता है और इस एक्ट के माध्यम से लिखित में
ब्रिटेन भारत को एज अ यूनियन एक संघ के तौर पर स्वीकार करता है। ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। दूसरा देखेंगे, डुअल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड ऑटोनोमी टू द प्रोविजंस। सेंट्रल लेवल पे डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन। इसके पहले आपने जो द्वैध शासन पढ़ा था वो प्रांतों यानी राज्यों में पढ़ा था, तो जिसका विरोध के परिणाम स्वरूप 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों से तो द्वैध शासन जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो हटा लिया गया, लेकिन ब्रिटेन ने चालाकी से उस द्वैध शासन सिस्टम को, उस द्वैध शासन प्रणाली को सेंट्रल लेवल पे अप्लाई कर दिया, यानी प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्रीय सत्ता पर द्वैध शासन लागू कर दिया। जिसका सीधा सा मतलब हमने आपको बताया था कि जो प्रमुख विषय थे भारत के संबंध में, जो प्रमुख विषय थे उन पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का ही था। इसके साथ ही 3 टाइप्स ऑफ लिस्टेज, आज के संविधान में जो हम 3 सूचियां जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसका उद्भव, इस तरह के कॉन्सेप्ट का विकास 1935 के एक्ट से ही हमने अपने संविधान में लिया हुआ है। संघ सूची में क्या होता है? केंद्र में जो विषय हैं, केंद्र से रिलेटेड जो कुछ विषय हैं जिन पर केंद्र ही कानून बना सकता है। राज्य सूची में उन विषयों पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह के एक कॉन्सेप्ट का जो क्रियान्वयन था, जो कॉन्सेप्ट आया था, वो 1935 के एक्ट में ही आया था और इसको जैसा कि तैसा ही हम अपने संविधान में आज पाते हैं। इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स एंड बैंक, यानी एक संघीय न्यायालय एवं बैंक की स्थापना 1935 के एक्ट के माध्यम से भारत में की गई, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आज जानते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फेडरल कोर्ट की स्थापना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के रूप में आज हम देखते हैं, हम उसकी बात हो रही है। इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। और फेडरल बैंक, जिसे हम आज RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1935 में इस एक्ट के माध्यम से होती है। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी आता है। इसमें इसके दौरान क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया गया और इसी एक्ट के माध्यम से भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। तो इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। थैंक यू।